हेलो दोस्तों, अपने ही किसी दोस्त की डिमांड के बाद आज हम बात करने वाले हैं इजारेदारी सिस्टम की। इस इजारेदारी सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हाईएस्ट बिडर टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम को लागू करने वाला व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग। सन 1770 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग बंगाल में गवर्नर बन के आया तो उसने वहाँ पर टैक्स कलेक्शन सिस्टम को सुधारने के लिए इजारेदारी सिस्टम को लॉन्च किया। इजारेदारी सिस्टम को लॉन्च करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने बंगाल को कई भागों में बांट दिया था और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इजारेदारों को नियुक्त करता था और उन इजारेदारों को नियुक्त करके टैक्स वसूलने का काम करता था। इसको हम बहुत अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल जिसमें से टैक्स वसूलने के लिए वारेन हेस्टिंग ने छोटे छोटे भागों में बांट रखा था और अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग लोगों से टैक्स वसूलता था। अब मान लेते हैं हम उसमें से कोई एक क्षेत्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में किसी एक इजारेदार को नियुक्त करना है। उस इजारेदार को नियुक्त करने के लिए जो वारेन हेस्टिंग है वह 2-4 लोगों को बुलाएगा। मान लेता है मैंने 5 लोगों को बुलाया उसने इजारेदार बनाने के लिए। इजारेदार बनाने के लिए अगर 5 लोगों को बुलाया जाएगा तो उन 5 लोगों में से उस क्षेत्र से जो सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल के देगा उस व्यक्ति को उस क्षेत्र का इजारेदार बना दिया जाएगा, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कहते हैं। तो मान लेते हैं पहला व्यक्ति जो कहता है मैं इस क्षेत्र से 10 लाख रुपए टैक्स वसूल के दूंगा। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं 15 लाख रुपए दूंगा। तीसरा व्यक्ति कहता है मैं 20 लाख रुपए दूंगा। चौथा व्यक्ति कहता है मैं 25 लाख रुपए दूंगा और पांचवा व्यक्ति कहता है मैं 30 लाख रुपए दूंगा। तो उस क्षेत्र का टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी जो मिलेगी वो मिलेगी 5वें व्यक्ति को, जिसने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल के देने की जिम्मेदारी ली है, और वह 5वां व्यक्ति उस क्षेत्र का बन जाएगा इजारेदार। और अगर उसने 30 लाख रुपए टैक्स वसूल के देने की वादा किया है कंपनी को तो उसको 30 लाख रुपए से ज़्यादा वसूलना भी पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने फायदे और अपने खर्चे को भी निकालना है। अब टैक्स वसूलने के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो व्यक्ति बहुत ही पावरफुल होगा, जो व्यक्ति का उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा दबदबा होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए किसानों के साथ में बुरा व्यवहार भी करना पड़ेगा। और बुरा व्यवहार करने के लिए उसके पास में लठैत होनी चाहिए। उस समय लठैत होते थे, या लठैत जाएंगे और लठैत किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूलेंगे और टैक्स वसूल कर लेकर आएंगे। और इन किसानों से टैक्स वसूलने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे। कई बार किसानों को मारेंगे, पीटेंगे, उनको ज़मीनों को उनसे छीन लेंगे। और अगर कोई व्यक्ति टैक्स देने में असफल रहता है तो उसके घर से उसको बर्तनों को उठा ले जाएंगे, उनके किसानों को, उनके जानवरों को उठा ले जाएंगे, उनके घर वालों को परेशान करेंगे। इस प्रकार के हथकंडे अपना करके जो है कि जमींदार या इजारेदार जो है कि टैक्स वसूलेगा। और इस प्रकार से कंपनी को एक साल के अंदर 30 लाख रुपए टैक्स वसूल के देगा। बाकी उससे ज़्यादा और जितना ज़्यादा टैक्स वसूल लेगा उतना ही उस व्यक्ति का फायदा होगा। परंतु आगे चल कर के जब यहाँ पर इस तरीके से इजारेदार बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलने लगा और इजारेदार का मेन मोटिव केवल टैक्स वसूलना होता था, किसानों के जो खेत थी उन खेतों के लिए नहर का निर्माण करना, सिंचाई की व्यवस्था करना या अन्य चीज़ों की व्यवस्था करना, उससे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, क्योंकि उसका मेन मोटिव था लाभ कमाना। लाभ कमाना मेन मोटिव था। तो धीरे धीरे जो है कि ज़मीन बंजर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होगी या अन्य फर्टिलाइजर वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी। तो वह ज़मीन जब बंजर हो जाएगा तो किसान खेती करना बंद कर देगा उस पर। और जब किसान खेती करना उस पर बंद कर देगा तो लोगों को, तो इजारेदार को टैक्स मिलना भी कम हो जाएगा, और टैक्स मिलना कम हो जाएगा तो कंपनी को भी घाटा होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण इजारेदार को उस क्षेत्र से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वह 30 लाख रुपए एक साल के अंदर अंदर वसूल कर देने में असफल था। इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को इजारेदार बनाया जाएगा। परंतु केवल इजारेदार बदलने से जो है कि किसी क्षेत्र का टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र का खेती में जो प्रोडक्शन हो रहा था वह कम हो चुका है, क्योंकि ज़मीन बंजर हो चुकी है, ज़मीन से उपज अब नहीं हो रहा है और किसानों के साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और इस प्रकार वह अगला इजारेदार जो आएगा उस इजारेदार को बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं मिलने के कारण वह इजारेदार भी असफल होगा, और धीरे धीरे इजारेदार लोग भी इस प्रकार से कंपनी को टैक्स वसूल कर देने में इंटरेस्टेड नहीं रह जाएंगे, क्योंकि अब किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।
और इस प्रकार धीरे धीरे कंपनी जिस पर्पज से इस इजारादारी सिस्टम को शुरू किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा, उस पर्पज में वो फेल हो जाती है। और जो वह चाहते थे कि हम हमारी कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करेगी, वह फेल हो जाती है, जिसके कारण आगे चल कर के कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट जैसे अन्य सिस्टम को लागू करता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि इजारेदारी सिस्टम क्या था। जय हिंद।